नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा का जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम देखेंगे 21वें क्वेश्चन से। आज क्वेश्चंस का लेवल कुछ हाई है। अब जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है एक पेपर में जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है उसमें लगभग 3 से 4 या 5-6 आते हैं, ज्यादा 6 तो बहुत कम चांस में आते हैं, 3 से 4 आते हैं। तो वो पर्सन भी आप अच्छे से कर पाओ उसके लिए जो ये क्लास आप जरूर देखना। सबसे पहले है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली संक्रियाओं को आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम है कि कोई भी समस्या समाधान कर रहे हो आप तब कौन से क्रम में चलोगे। ठीक है, वो ऑप्शन आपके सामने समस्या का क्रियान्वयन, समस्या की पहचान, उपलक्ष्यों का निर्धारण और परिणाम का मूल्यांकन। तो ऐसी जो स्थिति अगर आपके पास आती है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा देखना मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है ना वो लगभग चांस में आपका लास्ट में आता है। तो इनमें ऑप्शन में देखोगे आप तो पता चलेगा मूल्यांकन लास्ट में आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में, तो उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमेशा तुक्का नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे जिसमें मूल्यांकन सेकंड लास्ट में आता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, समस्या समाधान के जो है सारे चरण बता देता हूं। सबसे पहले होती है समस्या की पहचान। कोई भी समाधान करेंगे उससे पहले आपको समस्या की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो होती है समस्या का निरूपण करते हैं कि समस्या क्या है, उसका पहचान होने के बाद उसका क्या करेंगे, समस्या का निरूपण, समस्या का निरूपण। ठीक है, फिर जो अपन करेंगे वो करेंगे योजना निर्माण। ठीक है, योजना निर्माण या इसी को अगर हम कहें तो ये होता है उपलक्ष्यों का निर्धारण। किसका, उपलक्ष्यों का निर्धारण। एक ही चीज है दोनों। मैं आपको देखो हर चीज डिटेल से बताता हूं, उपलक्ष्यों का निर्धारण। ठीक है, और कोई गलती हो जाए किसी क्वेश्चन में भूलवश तो आप जरूर कमेंट करके उसको सुधार सकते हैं क्योंकि कई बार जो है जल्दबाजी में गलती हो जाती है। फिर है यहाँ पर जो है समस्या जो समाधान है उसका क्रियान्वयन, समाधान का क्रियान्वयन। ठीक है, समस्या समाधान का क्रियान्वयन या क्रियान्वयन कह सकते हो। ठीक है, फिर जो सही लिख देता हूं क्या कि अपने पास टेबलेट थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद में होता है आपका जो है परिणाम का जो है मूल्यांकन, परिणाम का मूल्यांकन, परिणाम का मूल्यांकन। ठीक है, और इसके बाद एक और आता है, वैसे ये लास्ट है लेकिन एक और आता है, वो आता है समस्या व समाधान का पुनर्परिभाषित करना। समस्या व समाधान को पुनर्परिभाषित करना, समाधान पर पुनर्विचार भी कह सकते हो, पुनर्विचार, पुनर्विचार। ठीक है, अब ध्यान रखना समस्या समाधान की जो क्रम है वो ये है। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, तो समस्या की पहचान ये 1 नंबर पर आएगा। ठीक है, फिर समस्या का निरूपण, तो समस्या का निरूपण इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर करेंगे योजना निर्माण या उपलक्ष्यों का निर्धारण, तो उपलक्ष्यों का निर्धारण तो 2 नंबर पर ये आएगा। फिर करेंगे समस्या का क्रियान्वयन, समाधान का क्रियान्वयन, तो 3 नंबर पर ये आएगा। और फिर करेंगे मूल्यांकन, तो 4 नंबर पर ये आएगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका, 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भी स्टूडेंट जिनको सही से तैयारी अच्छे से करनी है वो पढ़ तो रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपके जो है 26 दिसंबर से, कब से, 26 दिसंबर से आपको जीवा स्टडी जो अपना ये यूट्यूब चैनल है इस पर हर रात 8 बजे, मतलब हर रात 8 बजे लाइव क्लासेस आएगी। किसकी, साइकोलॉजी की। ठीक है, किसकी, हिंदी की। ठीक है, वो मैं आपको जो है बताता रहूंगा 8 बजे लाइव क्लासेस, क्योंकि अपन ने जो है ऑफलाइन जो है मतलब बिना लाइव के जो है बहुत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाइव ताकि जो है आपके विचार आए, आपके उत्तर आए, आपको भी पता चले कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। तो 26 दिसंबर से हर रात 8 बजे आपको लाइव क्लास में जो है साइकोलॉजी, हिंदी और आपके पर्यावरण वगैरह सबकी जो क्लासेस मिलती रहेगी। डेली हम एक क्लास लेकर आएंगे और इसका जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूंगा कि आज किसकी क्लास होगी किसकी नहीं। उसके लिए मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे कहने पर जो भी सब्सक्राइबर है एक बार जो है उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वरना आप जो है टेलीग्राम ओपन करें और वहां पर सर्च करें जीवा स्टडी और जो आपको ग्रुप मिले उसको ज्वाइन कर लें। वहां शेड्यूल बता दिया जाएगा। डेली 8 बजे आपको लाइव जुड़ना 26 दिसंबर से, और अपन वाद विवाद के साथ हर एक जो है अच्छे से जो है पूरा एकदम अच्छे तरीके से जो है सबको जानेंगे। ठीक है, जरूर जुड़े आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मैंने बताया ना कि आज का पेपर थोड़ा सा जो है लेवल का है। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, 22वें क्वेश्चन में है कि निर्मितवाद के 5 ई उपागम, नाम ध्यान रखना, 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणा के साथ जोड़ते हैं और इन पे ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। अब ये मैं सोचना ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, तो मैं बता दूं ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्या है,
रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ता है। ठीक है, पहले मैं 5 ई बता देता हूं कि कौन कौन से 5 ई है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंगेज। क्या है? इंगेज। और इंगेज मतलब संलग्न। क्या है? संलग्न। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है वो आता है एक्सप्लोर। क्या आता है? एक्सप्लोर। और एक्सप्लोर मतलब क्या हो गया आपका? अन्वेषण। क्या हो गया? अन्वेषण। ठीक है, तीसरा जो आपका आता है वो आता है एक्सप्लेन। क्या आता है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब हो गया जो है व्याख्या। ठीक है, चौथा जो आपका आता है वो आता है इलेबोरेट। इलेबोरेट, इलेबोरेट हो गया आपका, इलेबोरेट को कहते हैं विस्तार पूर्वक। क्या है? विस्तार पूर्वक मतलब विस्तार करना, उसका विश्लेषण भी कह सकते हो आप। ठीक है, फिर आपका आता है इवैल्यूएट। क्या? इवैल्यूएट। फिर क्या आता है आपका? इवैल्यूएट आता है। और इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। ये होते हैं आपके 5 ई। ठीक है, अब 5 ई में ये बोला है कि जो है शिक्षार्थी जो सीखी गई अवधारणा उसको अन्य अवधारणा के साथ किस में जोड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अन्य जो है क्या कर रहा है? अन्य जो अवधारणा है उनके साथ जोड़ रहा है। तो जोड़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? अब आप जोड़ने से क्या करोगे? संलग्न कर दोगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 कब, जो 2022 सॉरी 2022 की जो 23 तारीख को जो है पात्रता की दूसरी पारी हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और सबने ज्यादातर ने संलग्न किया था इसका, मैंने खुद नहीं संलग्न किया था। लेकिन इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा विस्तार। और विस्तार को क्या कहते हैं आपका? एल्बोरेट। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्बोरेट। तो उत्तर ध्यान रखना, जो आपको सीखी गई अवधारणा है उसको अन्य अवधारणा से जोड़ते हो तो मतलब होगा उसका विस्तार। इंग्लिश में चलते हैं तो देखो ये रहा एक्सटेंड, इसको कहते हैं, एलोबरेट भी कहते हैं इसको। तो उत्तर देखा इसका, थोड़ा सा याद रख लेना, मैं पहले ही कह चुका आज का पेपर थोड़ा जो है टफ टाइप है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विस्तार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रमण की योजना बना रहा है, किसकी? घूमने की योजना बना रहा है, तो वो किस प्रकार की कल्पना करता है? तो देखो कल्पना होती है 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जो भ्रमण की योजना बना रहा है तो वो किस प्रकार की कल्पना के अंतर्गत आता है। तो देखो सबसे पहले जो आपकी होती है ना ग्राही परिकल्पना। ग्राही, इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो है ना कल्पना क्या करता है कि किसी जो है ना मतलब चित्र या वर्णन को सुनकर कल्पना करता है। चित्र व वर्णन को सुनकर कल्पना कहता है। जैसे हम कहें कि रानी लक्ष्मीबाई जो है घोड़े पर बैठकर ऐसे लड़ी थी, वैसे लड़ी थी, तो अपन क्या है ऐसे इमेजिन करते हैं ना कि यार एक घोड़ा भाग रहा है, उस पर रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई है, जो अपने चित्र भी है उनका दिमाग में कि घोड़े पर बैठी है, पीछे बच्चा भी है एक, और तलवार हाथ में ले रखी है। तो ऐसे जो है ना ये इस प्रकार की जो कल्पना होती है ग्राही परिकल्पना। ठीक है, फिर बात करें सैद्धांतिक परिकल्पना की। ये क्या होती है? विचार व ज्ञान को बढ़ावा देने वाली। विचार व ज्ञान को बढ़ावा देने वाली। अब देखो क्या ये व्यक्ति भ्रमण की योजना बना रहा है, ये क्या सैद्धांतिक हो सकती है? क्या ये विचार व ज्ञान को बढ़ावा दे रही है? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये ग्राही हो सकती है? इसको सुनकर अपन जो है ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे युद्ध होगा, ये होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये कलात्मक है? तो बिल्कुल नहीं। कलात्मक होता है कि हम जो संगीत वगैरह इनकी जो कल्पना करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? व्यवहारिक। क्या हो जाएगा? व्यवहारिक। तो ऐसे एलिमिनेट करना सीखना है आपको। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है और आपके लिए नया है तो नोट कर लेना इसको। आज का पेपर लेवल का, और एक जो शिफ्ट होती है उसमें 4 से 5 कई बार 6 क्वेश्चन भी इस लेवल के आ जाते हैं। और पिछला 2022 की पात्रता है उसका पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि पेपर लेवल के भी मतलब मिक्स आता है। कुछ 5-6 क्वेश्चन आते हैं और लेवल के आते हैं और इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। फिर निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने जो है अपनी पुस्तक जो है हेरिडिएटरी जीनियस में व्यक्ति के विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो यहां पर आपका जो है 2 बातें क्लियर हो रही है। पहली तो जो हेरिडिएटरी जो जीनियस है वो पुस्तक किसकी है? दूसरी जो है व्यक्ति के विभेद का जो वैज्ञानिक ढंग है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, वही बात हो रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सर फ्रांसिस गाल्टन। एक बात मैं बता दूं कि जैसे ही व्यक्तित्व भेद की बात आ जाए या व्यक्तित्व भिन्नता की बात आ जाए तो व्यक्तित्व भिन्नता को सबसे पहले जो है बताने वाला मनोवैज्ञानिक था वो था सर फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, और इनकी जो बुक है उनका नाम ध्यान रखना, हेरिडिएटरी जीनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं। व्यक्तिगत भेद का मतलब हो गया व्यक्तित्व भिन्नता में हमको क्या जो है व्यक्तित्व भिन्नता जो है उसमें हम क्या पाते हैं। तो देखो सबसे पहले विचलनशीलता क्या होती है कि जो है फिक्स नहीं होता मतलब जो है परिवर्तनशील होता है व्यक्तित्व। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। विचलनशीलता मतलब व्यक्तित्व में जो है एक प्रकार से विचलन होता
रहता है। फिर है प्रतिमानता। तो प्रतिमानता क्या होती है? प्रतिमानता होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया, को देखने का तरीका भी कह सकते हो या नजरिया भी कह सकते हो। तो जो व्यक्तिक भेद होते हैं उसमें विचलनशीलता और प्रतिमानता, जो प्रतिमानता दोनों होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फिर जो आपकी आती है कि मैस्लो की जो सोपान की उसमें सबसे निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के तुरंत बाद क्या आती है? अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। मैस्लो ने जो जो आवश्यकता दी थी व्यक्ति की उसमें 5 प्रकार बताए थे। सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है शारीरिक जो है शारीरिक, रुको सही लिख देता हूं। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है शारीरिक या फिर जैविक आवश्यकता, ठीक है। दूसरी जो आपकी आवश्यकता आती है वो आती है सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तीसरी आती है आत्मीयता या प्रेम की आवश्यकता, आत्मीयता या प्रेम की आवश्यकता, ठीक है। चौथी जो आती है वो आती है आपकी सम्मान की आवश्यकता, किसकी? सम्मान की। और सबसे लास्ट में आती है आत्मसिद्धि की, किसकी? आत्मसिद्धि की। ये मैं बहुत बार आपको बता भी चुका। तो जो सबसे निम्नतम स्तर है ना वो ये है, क्या है? यह है निम्नतम स्तर, निम्नतम स्तर। तो निम्नतम आवश्यकता कौन सी है? सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक या जैविक। और सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब आप जो जल्दी से पढ़ोगे, देखो जिसका भी ये पेपर है उसने देखो जैविक आवश्यकता सही कर रखा है, देखो टिक लगा रखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैस्लो की सोपानकी में सबसे निम्नतम आवश्यकता, तो सबसे निम्नतम कौन सी है? शारीरिक या जैविक। उसकी पूर्ति होने के बाद में कौन सी आती है? तो पूर्ति होने के बाद में कौन सी आती है? सुरक्षा की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर ये ऐसे पूछता ना कि मैस्लो की सोपानकी में सबसे निम्नतम आवश्यकता कौन सी है, तो उत्तर हो जाता जैविक या जो है शारीरिक। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो सबसे निम्नतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति के तुरंत बाद कौन सी आती है? तो आती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे उच्चतम आत्मसिद्धि और सबसे निम्नतम होती है शारीरिक या जैविक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः इस शब्द से आया है। तो देखो अभिप्रेरणा जो है इसका जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। और मोटिवेशन जो शब्द है ये जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। कौन सा शब्द? मोवर या मोवर्स, या मोवर या एस भी लगा सकते हो, मोवर्स, इससे बना है। और इसका अर्थ होता है गति, गति देना या गति, ठीक है। क्या होता है? गति देना। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? मोवर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैटिन भाषा के मोवर से बना है मोटिवेशन, जिसको अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गति देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फिर जो आता है क्वेश्चन नंबर 28 कि बाहरी अभिप्रेरणा को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम परिभाषित करने वाला कौन सा शब्द है? देखो बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है ना वो होती है आपकी जो है लक्ष्य, सॉरी क्या होती है? लक्ष्य केंद्रित। क्या होती है? बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है आपकी वो होती है आपकी लक्ष्य केंद्रित। क्या होती है? लक्ष्य केंद्रित, ठीक है। और आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना आपकी, कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक। ये दोनों जो है याद रखना। आंतरिक जो होती है आपकी होती है कार्य केंद्रित। क्या होती है? कार्य केंद्रित, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? भारी रूप से जो है ना पुरस्कार दिया जाता है, जैसे, ठीक है, दंड दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? आंतरिक जो है मोटिवेशन आता है, ठीक है, कुछ आप करने की जो इच्छा रखते हो वो आता है। तो ये पुरस्कार और ये दंड ये सब क्या है? एक प्रकार के साधन है। तो बाहरी अभिप्रेरणा को अगर एक शब्द में परिभाषित करें तो वो होगा आपका साधन। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णतः जैविक अभिकर्मक कौन सा है? बात हो रही है पूर्णतः जैविक अभिकर्म की, ठीक है। सबसे पहले जो आपको मैं बता दूं कि उपलब्धि जो है ये आपका है मनोवैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिक जो है या सामाजिक भी कह सकते हो, मनोवैज्ञानिक जो है अभिप्रेरक है ये, ठीक है। बात करें हम काम की तो ये आपका जो जैविक है, लेकिन बात हो रही है पूर्णतः जैविक। जैविक मतलब हो गया पूर्ण रूप से शारीरिक है, उसके बिना जो है हम नहीं जी सकते, तो वो हो गई आपकी नींद, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे जो है अभिप्रेरक जो पूर्णतः जैविक कहलाता है, जिसके बिना जो है मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, तो वो है आपकी नींद, ठीक है। जैसे भूख प्यास ये भी पूर्णतः जैविक का ध्यान रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 कि सत्य कथन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव है, ठीक है। आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव है, ये कुछ उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनकी प्राप्ति की ओर निश्चित क्रम को उत्तेजित करे, ठीक है। तो देखो आपको जो एक मैं बात बता देता हूं, जो आपकी अभिप्रेरणा है उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता किसी जो चीज की जरूरत होती है, कि आपके जो है
जीवन में या फिर आपको जो है किसी चीज की आवश्यकता है, वो एक तनाव आता है आपके, यार मुझे, जैसे आपको एक नया फोन लेना है, नया फोन लेना है तो आप क्या करोगे, यार कुछ भी हो जाए नया फोन लेना है, तो ये आपके अंदर एक तनाव पैदा करेगी कि तेरे को नया फोन लेना ही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, आवश्यकता जो है प्राणियों के भीतर तनाव है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर इससे क्या होगा, इससे आपको जो है किसको जो है आवश्यकता से अंतर्नोद आएगा। अंतर्नोद क्या होता है, इनको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, आवश्यकता यानी नीड, और नीड यानी फिर अंतर्नोद यानी ड्राइव। ड्राइव का मतलब हो गया कि आप कार्य करोगे, ड्राइव मतलब कुछ करना। ठीक है, जैसे आपको आवश्यकता होगी, आपके शरीर में तनाव होगा, जैसे कि आपको फोन लेना 40,000 रुपए का, तो आप में जो है फिर आवश्यकता हुई तो तनाव हुआ तो फिर होगा अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब हो गया कि आप कुछ जो है उस 40,000 रुपए को इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करोगे, और कार्य करोगे फिर आता है आपका लास्ट में जो आता है वो आता है उद्दीपन, जो आपको वो लास्ट में मिल जाता है, इसको कहते हैं इंसेंटिव। क्या कहते हैं, इंसेंटिव। सही लिख देता हूं, रुको 1 मिनट। इसको कहते हैं आप उद्दीपन को कहते हैं इंसेंटिव। ठीक है, तो ये जो अभिप्रेरणा चक्र है, आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और फिर होता है उद्दीपन मिल जाता है आपको। फिर अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। अभी मैंने बताया ड्राइव यानी क्रियाशील बनना, तो ये भी सही है। फिर उद्दीपन व्यवहार को उद्दीपित करता है तथा कायम रखता है और निर्देशित करता है, मतलब जो आप कार्य कर रहे हो उसमें जो उद्दीपक तक पहुंचने के लिए जो है आपको जो क्या करता है, कायम रखता है और निर्देशित करता है, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि एक जगह जो चीज सीख लेते हैं ना, एक चीज जो है ना, एक जो है ना चीज सीखना, एक चीज सीखना दूसरे में फायदा करे, दूसरे में फायदा करे। जैसे आप साइकिल चलाना सीख के मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो साइकिल चलाना सीखना आपका मोटरसाइकिल चलाने में फायदा कर रहा है, तो होता है आपका धनात्मक स्थानांतरण। यहां पूछा कि कौन सा जो है धनात्मक स्थानांतरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलो चर्चा कर। तो सबसे पहले हम बात करें पार्श्व स्थानांतरण की। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, आपका जो पार्श्व स्थानांतरण होता है, इसमें व्यक्ति जो है ना शरीर का जो है संपूर्ण यूज लेता है। एक इसको द्विपार्श्विक भी कहते हैं, मतलब शरीर का जो है दाएं भाग का उपयोग करते करते बाएं का भी उपयोग करने लगता है, उपयोग करते करते बाएं भाग का भी उपयोग करने लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है, धनात्मक ही तो हो रहा है, कुछ घाटा थोड़ी ना हो रहा है, तो ये तो धनात्मक है। ठीक है, फिर एक कर्मिक स्थानांतरण। कर्मिक स्थानांतरण मतलब जो है वही है, धनात्मक ही हो गया कि आप एक चीज सीख रहे हो, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, और आप जो है साइकिल चलाने के सीखने के बाद में मोटरसाइकिल या बाइक चलाना सीख रहे हो, तो ये होता है कर्मिक, क्रम बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आपका धनात्मक हो गया। फिर एक क्षैतिज स्थानांतरण, मतलब एक ही परिस्थिति में जो स्थानांतरण लागू करना। जैसे आप जो जोड़ सीख रहे हो, और जोड़ सीख कर जो है आप क्या कर रहे हो, घटाव करना सीख रहे हो, तो घटाव भी क्या होता है, जोड़ का उल्टा होता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका धनात्मक जो हो रहा है फायदा हो रहा है। फिर बात होती है शून्य जो है स्थानांतरण की, ये इसका उत्तर होगा, ये धनात्मक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो जो है आपको फायदा होता है, ठीक है, और ना जो है आपको घाटा होता है, मतलब ना तो आप कुछ सीखते हो ना भूलते हो, तो ये हो गया आपका जो है धनात्मक में शामिल नहीं होगा, ये ऋणात्मक भी नहीं है और धनात्मक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है असुमेलित को छांटिए। तो सबसे पहले गुथरी ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर किया, बिल्कुल सही है। इनके अलावा थांडाइक ने भी बिल्ली पर किया था, आपको पता है किसने, थांडाइक ने भी बिल्ली पर किया था। स्किनर ने कबूतर पर किया, बिल्कुल सही बात है। टोलमे ने किस पर किया, चूहे पर। एक है कोहलर ने किस पर किया, तो कोहलर ने किया सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। चिंपैंजी होता है ना बंदर जैसा, चिंपैंजी, उस पर किया था कोहलर ने। ठीक है, पावलाव ने कुत्ते पे किया था। तो ये सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। पावलाव का आपको पता है, पावलाव ने किस पर किया था, कुत्ते पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या असुमेलित पूछा था, तो कोई भी असुमेलित नहीं है, सारे के सारे सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन देखो। फिर जो आपका क्वेश्चन है कि थांडाइक द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, नोट कर लेना इसको। थांडाइक द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा आपका संशोधित अभ्यास के नियम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा अलग है और परीक्षा में आने के चांस बनते हैं कि थांडाइक द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर किया गया प्रयोग किससे संबंधित है, तो संशोधित अभ्यास के नियम से संबंधित है। फिर आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34वां बोला गेने की सोपानकी के व्यवहारवादी चरणों में सर्वोच्च कौन सा है। तो देखो गेने का मैं बना देता हूं आपको। गेने का थोड़ा सा वैसे त्रिभुज बनेगा, 8 बनेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 और 8। देखो सबसे जो गेने का सबसे निचला स्तर होता है वो होता है संकेत अधिगम। कौन सा? संकेत। इसको 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसका, वो होता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया। मैं उद्दीपक ही लिख देता हूं सिर्फ, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका वो होता है शाब्दिक, जो क्या होता है शाब्दिक, शाब्दिक नहीं, श्रृंखला। तीसरा क्या होता है? श्रृंखला, ठीक है। चौथा क्या होता है? चौथा जो होता है आपका वो होता है शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक। पांचवा क्या होता है इसमें? विभेदात्मक, ठीक है। छठा क्या होता है? छठा होता है आपका संपर्त्य अधिगम। कौन सा अधिगम? संपर्त्य अधिगम। सातवां जो आपका होता है वो होता है सिद्धांत अधिगम। कौन सा? सिद्धांत अधिगम। और 8वां होता है आपका समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कलर चेंज कर देता हूं। जो यहाँ 4 होते हैं ना, 4 ये होते हैं आपके व्यवहार से संबंधित। किससे? व्यवहार से संबंधित। और ऊपर के 4 होते हैं, होते हैं संज्ञान से संबंधित। किससे? संज्ञान से। ये ध्यान रखना है। अब बात आ रही है, देखो सब कई बार क्वेश्चन आता है कि गेने में सबसे निम्नतम जो चरण है वो कौन सा? तो ये हो गया आपका निम्नतम, ठीक है। और उच्चतम कौन सा है? समस्या समाधान। उच्चतम कौन सा है? समस्या समाधान। लेकिन एक मिनट, उच्चतम कौन सा? समस्या समाधान। और निम्नतम कौन सा? संकेत अधिगम। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि गेने की सोपानकी में व्यवहारवादी तो 4 तक ही है, उसमें सर्वोच्च कौन सा है? तो व्यवहारवादी में सर्वोच्च है आपका शाब्दिक, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, इतना हार्ड नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा शाब्दिक साहचर्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका है क्लास में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण है। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, अवलोकनात्मक अधिगम किसने दिया? बांडुरा ने, ठीक है। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो उत्तर होगा ना वो होगा अवधानात्मक, ठीक है। क्या होगा? अवधानात्मक। और ये मैं पूरा डिटेल से करवा चुका पिछली क्लास में, तो वो क्लास आपको जरूर देखनी है। मनोविज्ञान की जो पिछली क्लास है उसमें मैं करवा चुका। मैंने ये भी बताया था आपको कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका जो है ना, जो इंटेंशन रिटेंशन, मैंने बताया था अटेंशन रिटेंशन रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। तो आपको जो है इसको जो है ना जो प्रिसेप्चुअल है इसको कहते हैं रिटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंशन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले होता है अटेंशन, ये पहला चरण होता है। दूसरा रिटेंशन, तीसरा प्रोडक्शन, चौथा मोटिवेशन। ये इसका क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले आएगा अटेंशन। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बांडुरा के सिद्धांत का जो चरण है उनको लिखे, तो सबसे पहले आएगा, इंग्लिश वर्जन ध्यान रखो, अटेंशन, फिर रिटेंशन जिसको जो है प्रिसेप्चुअल भी कहते हैं, फिर आएगा प्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है बी बराबर एफ पीई सूत्र का संबंध किससे है? तो देखो बी बराबर एफ पीई, इसमें क्या क्या मतलब है इसका वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले बी मतलब बिहेवियर, ठीक है। मतलब क्या हो गया आपकी जो है बिहेवियर को क्या कहते हैं हिंदी में? बिहेवियर को कहते हैं व्यवहार। क्या कहते हैं? व्यवहार, ठीक है। एफ हो गया फलन, फंक्शन। पी हो गया पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है। क्या हो गया? व्यक्तित्व है। और ई हो गया एनवायरमेंट यानी कि जो है वातावरण, ठीक है। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये तलरूप सिद्धांत से। और तलरूप सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया कर्ट लेविन ने। किसने दिया? कर्ट लेविन ने दिया। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो व्यवहार है उसको जो है व्यक्तित्व और वातावरण के फलन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो कर्ट लेविन ने। कौन से सिद्धांत में? तलरूप सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? सबसे पहले विकास में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर प्रारंभिक विकास प्रतिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। बार बार ये क्वेश्चन करवा चुका मैं। जो प्रारंभिक विकास है मतलब शैशवावस्था का जो विकास है ना, शैशवावस्था का, वो बाद का विकास, बाद का मतलब जो आप कह सकते हो किशोरावस्था या वयस्क अवस्था है ना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो प्रारंभिक विकास यानी कि शुरुआत के 5-6 साल का विकास होता है ना बालक के, वो बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर विकासात्मक जो पैटर्न है वो अपूर्वानुमेय होता है, तो ये गलत हो गया। क्यों? तो क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि जो विकास होता है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। और एक बात हम पढ़ चुके हैं कि विकास निश्चित क्रम पर चलता है, निश्चित क्रम पर चलता है। तो ये जो है अपूर्वानुमेय नहीं हो सकता। पहले से अनुमान होता है कि शैशवावस्था होगी, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था होगी, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था होगी, तो फिक्स पैटर्न पर चलता है। तो जो है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि विशेषता नहीं पूछी थी, ठीक है। विकास में व्यक्ति की भिन्नता होती है, बिल्कुल हर व्यक्ति का विकास एक जैसा नहीं होता। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो क्योंकि अपने को विशेषता नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
फिर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। मतलब 16 वर्ष का जो बालक या बालिका है उसमें मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। लड़कियों का जो है क्या होता है, ज्यादा होता है दिमाग, और लड़कों का कम होता है। ठीक है, लड़कों का कम और लड़कियों का ज्यादा होता है। तो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक जो है भार होता है किसका, मस्तिष्क का। किसमें, 16 वर्ष की आयु तक के बालक में। फिर आया क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके 39वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। सबसे पहले किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था है, तो बिल्कुल किशोरावस्था क्या आती है, बाल्यावस्था और जो वयस्कावस्था उनके बीच में आती है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये तो हो गया सही। फिर किशोरावस्था में एक स्पष्ट व्यक्तिक स्थिति होती है, तो गलत, यही उत्तर हो गया आपका। विशेषता नहीं पूछा था क्योंकि इसमें बालक क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है बालक जो है इसमें अस्पष्ट जो है, बिल्कुल ये सही है, सॉरी सही है, मैं टिक के जो है ना निशान के चक्कर में गलत बता दिया मैंने आपको। जो है आपकी क्या होता है, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच का काल है, तो बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति होती है, बिल्कुल, व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं होता, ये भी बात बिल्कुल सही है। किशोरावस्था क्या होती है, द्वंद्व की अवस्था होती है, कंफ्यूजन की अवस्था होती है, सही बात है। फिर किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है, बिल्कुल, किशोरावस्था क्या होती है, व्यक्ति को वयस्क बनाने से पहले की दहलीज होती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही बचा है। तो विशेषता क्या नहीं है कि किशोरावस्था वास्तविकता का समय है, बिल्कुल नहीं, किशोरावस्था वास्तविकता का समय नहीं है। किशोरावस्था जो है कल्पनाओं का समय है, इसमें अपन कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो यह कल्पनाओं का समय, ध्यान रखना। और आज का है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वापस पूरा क्लियर समझा देता हूं आपको। देखो, पुनर्बलन की 4 अनुसूचियां आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले चर अनुपात। चर अनुपात का मतलब हो गया कि आप जो है ना, जैसे कोई आदमी जो है किसी चीज में जो है मान लो 12 स्टेप है, कितने स्टेप है, कोई नृत्य सिखा रहे हो आप, उसमें 12 स्टेप है। कभी आपने क्या किया, चर का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहता है। कभी आपने जो है एक बच्चे को आप नृत्य सिखा रहे हो और उसको बोला कि तुझे इनाम मिलेगा, आप कभी तो 1 स्टेप करने पर वह इनाम दे देते हो, कभी 3 स्टेप करने पर इनाम देते हो, और कभी 2 स्टेप करने पर इनाम दे देते हो। ठीक है, हर 2 बाद, कभी 2 बाद में दे दिया, फिर 3 बाद में दे दिया, फिर 1 करने के बाद में दे दिया, तो मतलब चर मतलब कभी भी दे देते हो आप, पता नहीं होता कि अब मिलने वाला इनाम। ठीक है, ठीक है। फिर सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन मतलब देते जाते हैं। ठीक है, सतत पुनर्बलन जो होता है उसका मतलब हो गया कि जो है पूरे जो है उसके बीच में कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर स्थिर अंतराल। स्थिर अंतराल का मतलब हो गया कि ये डांस आप सिखा रहे हो 12 घंटे 12 स्टेप वाला, लेकिन इसमें आपने स्टेप की बजाय ये बोल दिया कि हर 1 घंटे पर तेरे को क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। किस पर, हर 1 घंटे पर इनाम मिलेगा। एक स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात में क्या हो जाएगा कि तेरे को हर 3 स्टेप बाद में जो क्या मिलेगा, हर 3 स्टेप में तेरे को इनाम मिलेगा। तो सबसे प्रभावी कौन सा होता है, चर अनुपात वाला। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी इनाम मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, तो वो ज्यादा जो है पुनर्बलित होगा। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे, थोड़े से लेवल के थे लेकिन अच्छे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, जाकर जुड़े। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।